अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक जुमला है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई है। ख़ास तौर पर जो साबिक़ CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादले के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार आज खुद नोटिस लेकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर जो है बड़े फ़ैसले सुनाए थे। तो आज उस केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मामला निपटा दिया है। और मेरे साथ यहाँ पर दो सीनियर सहाफ़ी जो इस केस को कवर कर रहे थे, क्योंकि इस केस के दौरान मुख्तलिफ जो है दो अहम इश्यूज़ पर बात हुई है, उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अकील जो हैं वो एक्सप्रेस TV से इनका तल्लुक़ है, साथ साथ ITV से जो है अफजल जावेद मेरे साथ हैं। दोनों से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों कोर्ट के अंदर कमरे अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच केस की समाअत कर रहा था। तो सबसे पहले हम अकील भाई की तरफ रुख करते हैं। अकील भाई, आज केस था क्या, इस केस में क्या हुआ? देखिए, केस के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी, जिस पर मैंने अपने साथ बैठे हुए दोस्त से कहा कि भाई ये केस तो फारिग हो गया। चीफ साहब ने कहा कि किसी भी ऑफिसर का ये हक़ नहीं है कि वो कहे कि मुझे यही सीट दी जाए। ग़ुलाम महमूद डोगर का उन्होंने केस वहीं पर फारिग कर दिया जब उन्होंने कह दिया कि आप वो प्ली यही लेकर आए ना कि मुझे CCPO लाहौर ही रखा जाए। भाई क्यों CCPO लाहौर ही रखा जाए? आपके ओहदे के मुताबिक जौन सा ओहदा भी सूट करता है, चाहे वो ट्रेनिंग स्कूल का ही हो, वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है, उन्होंने काम लेना है। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इसके अंदर बड़ी वाज़े तौर पर प्ली ली। उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना हमारी आइनी ज़िम्मेदारी है, और हमने ये हुक्म सिर्फ ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के लिए नहीं दिया था, हमने ये हुक्म ओवरऑल दिया था जिसके के तमाम की पोस्टों के ऊपर जितने भी अफसरान हैं उनको तबादला कर दिया जाए। उसकी वजह यही बताई जाती है कि जब भी एक हुकूमत, एक जो प्रॉपर गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो हटती है, उसकी जगह निगरान गवर्नमेंट आती है, तो तासुर यही पैदा उस वक्त तक यही चल रहा होता है कि जो हुकूमत थी जाने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो ज़ाहिर बात है हर पोस्ट के ऊपर अपने पसंद नापसंद के हिसाब से लोगों को का तकर्रुर करती है। और इलेक्शन कमीशन या निगरान गवर्नमेंट ये इसकी आकर रीशफलिंग कर देता है ताकि वो जो तासुर है वो ख़त्म हो जाए कि उनके जो पसंदीदा लोग उन्होंने अपने इजला में अपने ख़ास लोग बिठाए हुए थे, वो सारे हमने रीशफल कर दिए, इसको उधर कर दिया, उसको इधर कर दिया। साहब ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, थोड़ी सी जो है। तो इस केस के अंदर सबसे जो अहम चीज़ निकली वो ये निकली कि किसी भी अफसर का यह हक़ नहीं है कि वो कह सके कि मुझे यही ओहदा चाहिए, मुझे मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। और दूसरी जो अहम चीज़ निकली वो ये थी कि ग़ुलाम महमूद डोगर केस के अंदर जस्टिस या भी उनके वकील आए तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने पूछा कि आपका केस क्या था? केस तो सर्विस ट्रिब्यूनल से सिर्फ ये था कि सर्विस ट्रिब्यूनल ने जिस बेंच ने पहले अपील सुनी है वही जज दोबारा बैठे। तो जब ये बात अदालत को बताई गई तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने वो जिस तरह बंदा कहता नहीं है कि यार ये क्या कर दिया आपने, कहाँ का केस था, कहाँ ले गए। तो इस केस को बिल्कुल ही मोड़ कर पंजाब इलेक्शंस की तरफ ले जाया गया और इलेक्शंस हो गए, और इलेक्शंस के लिए अज़खुद नोटिस का कह दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, उनके ऊपर हम ये कहेंगे कि पूरा दबाव डाला गया कि किसी तरह वो कह देंगे मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इलेक्शन अनाउंस करता हूँ। ठीक है, वो तो 2 मकामात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो 2 मकामात के ऊपर उन्होंने मेरी आंखों के सामने अदालत का प्रेशर जो है बर्दाश्त किया, और वो साबित कदम रहे कि आज वो इस केस में भी रहे कि मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, और पहले सेनेट इलेक्शन में भी कहे कि ये ओपन बैलेट से नहीं हो सकता, ये सीक्रेट ही रहेगा। तो इस केस के अंदर आज देखें कि 2 मिनट का केस था। जैसे कि इस मेरिट्स के ऊपर आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके वकील से पूछा कि क्या आप केस को विड्रॉ करेंगे या हम खारिज कर दें। उनके वकील ने कहा, आबिद ज़ुबैरी साहब जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि मुझे हदायत लेने के लिए मोहलत दे दी जाए। तो आज तो वो मोहलत भी ना मिली। उनसे कहा गया कि नहीं, हम अभी इसको खारिज कर देते हैं, फिर हम वो मोहलत नहीं दे रहे, इस इशू को ख़त्म करना है। लेकिन इस केस के अंदर एक इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दे दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से कंप्लेंट्स फ़ाइल हो रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो ज़ेरे बहस हो रहे हैं, प्रोग्राम्स में उनके ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर पैमरा के अल्टीमेटली एक लेटर जारी करना पड़ गया। कहा यह जा रहा है कि वो लेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के
रजिस्ट्रार की जानिब से के प्रेशर के ऊपर वो लेटर जारी किया गया है कि जनाब के सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का नाम ना लिया जाए किसी भी इस तरह के मामले के ऊपर। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उस लेटर को अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जजमेंट तो यहाँ फ़ैसला तो उन्होंने नहीं दिया, अभी तक आया भी नहीं है वो वाला, उस लेटर के ऊपर तनकीद की मौजूदा जज साहब ने भी कि पैमरा का क्या हक़ है कि कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात ना करें। तो ये सारा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज ये ऑब्जर्वेशंस देनी पड़ी। और मुझे तो ये महसूस हुआ कि ख़ुद को अदलिया को मज़लूम ज़ाहिर किया गया कि सारा जुल्म ज़्यादती हमारे साथ हो रही है और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे रहा। इस वजह से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऑडियोज़ वीडियोज़ इनके ऊपर सवालात भी उठा दिए, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठा दिए जो कि नहीं उठाने चाहिए थे। ज़ाहिर बात है अगर किसी लम्हे के ऊपर किसी आइंदा मुस्तकबिल में ये फ़ैसला होता है कि उन इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई जाएँ, जो कि मेरे ख़्याल से करवानी भी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर चीफ़ साहब की ये जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, चीफ़ साहब अगर वो हम जो कहते हैं ना अदालती ज़ुबान में कि जज साहब ने अपना माइंड ओपन क्लियर कर दिया है, तो फिर वो भी सवालात उठेंगे कि इस तहकीकात के अंदर मौजूद चीफ साहब को बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं ये, इनके ऊपर आइंदा का जो वक्त है वो बताएगा कि क्या होता है। लेकिन ये ऑब्ज़र्वेशंस, इस किस्म की ऑब्ज़र्वेशंस अहम हैं, ज़ेरे मौजू आएंगी, ज़ेरे बहस होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, कॉलम्स लिखे जाएंगे, लेकिन ऐसी ऑब्ज़र्वेशन से इज्तनाब किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, ये अकील अफजल साहब थे जो आज जो केस है उसके हवाले से तफसीलात बताएं। उसके साथ साथ जिस केस का तज़किरा किया गया, जिस जज का तज़किरा किया गया, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनकी मुबीना ऑडियोज़ के हवाले से जो है रेफरेंस भी जो है वो फ़ाइल हो चुके हैं। तो साथ साथ मेरे यहाँ पर अफजल जावेद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो जो केस है उसकी तफसीलात तो तकरीबन अकील भाई ने बता दिया। अच्छा, ये बताएगा कि जो चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर पर एक तो ऑडियो टेप्स के ऊपर जो जजेस के हवाले से, और जजेस को उन्होंने कहा कि हम अपना काम करें, फिर इलेक्शन कमीशन को भी प्रोटेक्ट करने की उन्होंने बातें की, और साथ साथ पार्लियामेंट को भी मैसेज दिया, और 1988 का जो वज़ीर-ए-आज़म जो है ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म की बात भी आज दोबारा से वो है उन्होंने उस पर वजाहत कर दी। तो उस हवाले से क्या आपने क्या सुना, बताएंगे ज़रा। देखें अस्तूरी साहब कि जिस तरीके से आज प्रोसीडिंग हो रही थी कि एक आम मैटर था, उसको लेकर एक अहम तरीन मामले को चीफ जस्टिस ज़ेर बहस ले, और कहा कि 1988 में जो वज़ीर आज़म के हवाले से जो बात की थी, वो उन्होंने ये बात ये नहीं की कि मुल्क का एक ही वज़ीर आज़म सिर्फ ईमानदार है, और उनकी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा है। उन्होंने इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, गलत फहमी की ज़िम्मेदारी, वो भी पार्लियामेंट के ऊपर डाल दी, और बात वाज़ेह कर दी कि अदलिया की जानिब से ऐसी कभी कोई बात नहीं की कि सिर्फ मुल्क का एक ही वज़ीर आज़म जो है वो ईमानदार शख्सियत। और साथ साथ एक तरफ चीफ साहब ये भी कहते, दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो दी जानी चाहिए, और इलेक्शन प्रोसेस भी जो है उस सब के लिए जो है वो ओपन होना चाहिए। तो बड़ी हैरानगी हमें नज़र आई कि एक CCPO लाहौर के मैटर में तमाम अहम तरीन जो कौमी मामला जिस पर इस वक्त जुडिशरी जो है सख्त प्रेशर का शिकार है, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हुई हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसको जो है अंडर टैकल करने की आज कोशिश की गई। और जिस तरीके से उन्होंने रिमार्क्स दिए थे आज अपनी दौरान समाअत के, जो ऑडियो वीडियो लीक्स आ रही हैं उसकी आइनी और कानूनी हैसियत के ऊपर उन्होंने बड़े सवालात उठा दिए हैं कि बताया जाए इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है। और अदलिया के ऊपर हमले के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बात कर दी है कि अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हम तहम्मुल मजाजी से सुन रहे हैं, हम बर्दाश्त के साथ इस मामला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अदलिया का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक ये आज के रोज़ इस्तेमाल में बहुत बड़ा पैगाम जो है चंद ताकतवर हलकों की तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है कि अदलिया जो है अपने साथी जजेस के साथ खड़ी हैं, और जितने भी वार किए जा रहे हैं जुडिशरी के ऊपर उसको वो न सिर्फ बर्दाश्त करेंगे बल्कि अपने साथी जजेस के साथ खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जा चुके हैं, दरख्वास्तें जा चुकी हैं, आए रोज़ दरख्वास्तें नई सबमिट की जा रही हैं, कल के दिन जो अकरम भट्टी साहब की जो वीडियो सामने आ गई हैं उसमें भी नए जजेस साहिबान के नाम सामने आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल पूरे मुल्क में उठ रहा है कि आया कि जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, आला अदलिया के जजेस साहिबान हैं, उनका भी क्या एहतसाब होगा? क्या एहतसाब सिर्फ सियासतदान
सियासतदानों का हो सकता है, क्या एहतसाब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है? आखिर यहाँ पे इस किसी न किसी मामले पर हमें अब जाना पड़ेगा, जुडिशरी को अपने फ़ैसले के ऊपर भी देखना पड़ेगा। एक तरफ चीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम अपने फ़ैसलों के ज़रिए आईनी अदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, बिल्कुल बजा हक़ है ये बात उनकी, लेकिन दूसरी तरफ भी अपने साथी जजेस की तरफ भी देखना पड़ेगा कि इतने बड़े जो सवालात उठाए जा रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, ख़ास तौर पर हुकूमती वज़ा की मैं बात करूँ, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक नई जंग चली हुई है कि आया कि मुल्क में इंसाफ का एक ही सिस्टम है या मुल्क में इंसाफ के दो सिस्टम हैं, क्या जजेस उससे बरमला उसमें आते हैं नहीं आते, सियासतदान आते हैं, जर्नल्स आते हैं नहीं आते, तो ये बहुत सारे सवालात हैं, एक खिचड़ी पकती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आ रही है कि आया इन तमाम शिकायत को लेकर ये मामला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता है या नहीं जाता, क्योंकि आज की जिस रोज़ इस प्रोसीडिंग में अपने लेफ़्ट साइड पे बैठे जो जजेस साहब बैठे हुए थे, जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब, उनके साथ भी जो डिस्कशन उनकी चली, हमने जो कमरा अदालत में देखा, तो लग यही रहा है कि आज के दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम तमाम ताकतवर हल्कों को दे दिया। अच्छा अफजल जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरा सवाल नेक्स्ट आपसे यही था कि आज इस केस की समाअत तकरीबन आधा घंटे जारी रही और इस आधा घंटे के दौरान 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। चीफ जस्टिस ने सवालात पूछे, वहाँ पर रिमार्क्स दिए, साथ साथ याया आफरीदी ने सवालात पूछे, जवाब बाद मांगे और रिमार्क्स दिए, लेकिन तीसरे जज जो हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिन पर मुबीना ऑडियो का इल्ज़ाम है, उन पर रेफरेंसेस फ़ाइल हो चुके हैं, वो खामोश रहे या उन्होंने कुछ बोला भी था? वो तो पूरी समाअत में मुकम्मल तौर पर खामोश, लेकिन आखिरी मरहल में कोई आपस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ उन्होंने कोई डिस्कशन की, लेकिन कोई भी एक जुमला, कोई एक रिमार्क, जिसे हम अपनी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं, उन्होंने आज की इस प्रोसीडिंग में नहीं दिया। अगर आपको याद हो, जब ये 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में कर रहा था, किस तरीके से एग्रेसिव तरीके से रिमार्क्स दिए जा रहे थे, ना सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से। मुझे उनकी एक बात अभी भी याद है, उन्होंने इशारा करके था कि टिक टॉक टाइम इज़ गोइंग ऑन और इलेक्शन करवाने, वो एक प्रेशर था। और आज के दिन जो प्रोसीडिंग हुई है, हम तो बहुत हैरान और परेशान रहे कि आया जब उन मुअज़्ज़ज़ 3 मेंबर जज ने जो फैसला दिया था, क्या वो गलत है, या फिर आज के दिन जो प्रोसीडिंग हुई है, ये 2 मुख्तलिफ डायमेंशंस हमें नज़र आई हैं कि जिस तरीके से एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया और जिस तरीके से आज के रोज़ जो अहम तरीन रिमार्क्स आज इस प्रोसीडिंग में हमें नज़र आए, उससे तो हमें यही नज़र आ रहा है कि वाकई इस वक्त जो जुडिशरी है वो प्रेशर का शिकार है। अच्छा, ये थे जावेद अफजल जावेद साहब। अकील भाई की तरफ फिर रुख करते हैं। अकील भाई, थोड़ी देर पहले हमारी गपशप हो रही थी, तो एक जज के हवाले से जो है आपने मुबीना तौर पर ये बातें हमारी चल रही थी कि वो आए कैसे सुप्रीम कोर्ट में, उनके क्या बड़े बड़े फ़ैसले थे जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और अब उन पर मुबीना ऑडियोज़ के इल्ज़ामात हैं, रेफरेंसेस फ़ाइल हो रहे हैं। तो इसके अलावा ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कितने रेफरेंसेस फ़ाइल हैं जिन पर कब से फ़ैसला नहीं हुआ और कब तक ये फ़ैसले नहीं होंगे? देखिए, एक तो जो आपके सबसे आखिरी सवाल है ना, उसको पहले लेते हैं कि कितने रेफरेंसेस फ़ाइल हैं। ये सवाल तो शुरू से उठता रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो पब्लिक नहीं की जाती। किसी को मालूम ही नहीं कि मसलन फ़र्ज़ करें हम तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से या पेशावर हाई कोर्ट के जज के हवाले से अगर किसी को करप्शन के बहुत वाज़ेह सबूत हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को भेजता है कंप्लेंट उस जज के ख़िलाफ़, तो अब हम किसी को भी पता ही नहीं होता कि उस कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कितने रेफरेंसेस आए, किस जज के ख़िलाफ़ कितनी शिकायत आई। इस हवाले से कोई डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, इसलिए ये तो किसी को इतलात है ही नहीं सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और यहाँ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो कि सेक्रेटरी होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनके अलावा कि कितनी शिकायत आई। अब आ गई बात मुअज़्ज़ज़ जज साहब की, जिनके हवाले से मैं ये बात करता हूँ कि उनकी सिर्फ़ आज उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट या उनके ख़िलाफ़ ये इशू नहीं उठा, आज वो मुतनाज़ा नहीं हुए। वो मुतनाज़ा उस टाइम से हो गए थे जब उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था और उस टाइम से एक टर्म चली आ रही है कि रिवार्ड अपॉइंटमेंट है। एक फ़ैसला दिया या किसी ने उनसे एक फ़ैसला लिया और उस फ़ैसले के अगेंस्ट उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ओहदा मिला और इस फ़ैसला लेने देने के हवाले से जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि मुझे भी ऑफ़र दी जाती रही कि जनाब कि आप ये फ़लाँ फ़ैसला कर दें,
आपको हम चीफ़ जस्टिस बना देंगे, आप फ़लाँ फ़ैसला कर दें, आपको हम रिवॉर्ड में ये दे देंगे। तो सवालात ये शुरू से उठते आ रहे हैं कि जजेस को लाने के, ले जाने के, हटाने के, रखने के फ़ैसले जो इख्तियारात हैं वो कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब क्योंकि एक हवा चली है कि गुज़िश्ता 3-4-5 सालों के अंदर जो प्रोसेस या जो इक़दामात गलत किए गए उन सब को रिवर्स करने के लिए एक हवा चल रही है गुज़िश्ता 6-8 महीने से। और कुछ इक़दामात किए भी जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं इक़दामात का एक हिस्सा मुअज़्ज़ज़ जज साहब भी हैं। अब क्योंकि आला अदलिया में शामिल हैं तो उनको हटाने का एक तरीक़ाकार है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। 3 कंप्लेंट्स जो हैं वो पब्लिक हो गई हैं, क्योंकि उनकी जो कॉपीज़ हैं वो किसी न किसी तरह मीडिया के साथ शेयर कर दी गई, मीडिया तक पहुंच गई। लेकिन अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कोई और कंप्लेंट्स हैं इससे पहले, बल्कि सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फ़ैसला भी है। ये भी दिलचस्प बात है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक ज़मानत इनकी जानिब से, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से एक ज़मानत दी गई थी जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की फ़ैसले के अंदर एक ऑब्ज़र्वेशंस हैं इन जज साहब के हवाले से, उस फ़ैसले को भी नज़रअंदाज कर दिया गया जब इनको यहाँ पर लाया गया। तो इसलिए तो इसको रिवार्ड अपॉइंटमेंट का कहा गया कि भाईजान एक फ़ैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करते हुए, सीनियरिटी को नज़रअंदाज करते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और उसके बाद जो लाहौर में ज़बान ज़द-ए-आम है इनके हवाले से वो दरख्वास्तों के अंदर सारा वो प्रोसेस, वो जो तरीक़ाकार है कि इनके बेटे जो मामलात करते हैं वो सारी चीज़ें दरख्वास्तों में शामिल कर दी गई हैं। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इब्रार ये बात मैं बता दूं कि अगर कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पे हो, अगर वो ख़ुद को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करता है तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन से भागता है, पीछे हटता है या उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो प्रोटेक्ट करने वाले के ख़िलाफ़ भी एक माहौल बनता है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ पटिशन जो फ़ाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट, वो बड़ी अहम है। उसके एक पैरे के अंदर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये लिख दिया गया है कि वो बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने जिस वक्त वो लाइन पढ़ी, हालांकि वो लाइन आज से 15-20 दिन पहले वो उन्होंने शामिल की थी, यानी कि वकला बरादरी में पाकिस्तान की वकला की जो एपेक्स बॉडी है उसके अंदर ये तासुर पहले से ही है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, इन जज साहब को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आज चीफ साहब की जो ऑब्ज़र्वेशंस थी वो उस लाइन को उन्होंने उस लाइन को मज़ीद वो कहते हैं ना धो कर और उजला करके उनको सामने रख दिया कि वकला के वो तहफ़्फ़ुज़ात जो ख़दशात थे वो सामने आ गए कि भाई इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा नहीं रहे, और उल्टा आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, और मज़े की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन भी आपने खुद करनी है। अगर आपको नज़र आता है कि कुछ नहीं है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा कर इस रेफरेंस को क्लोज़ कर दें, मामले को ख़त्म कर दें कि भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको पब्लिक कर दें। जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब का फ़ैसला पब्लिक हुआ था, और इससे अनवर खान कांसी साहब का फ़ैसला भी पब्लिक हुआ था। आप फ़ैसले को पब्लिक करें और कह दें कि भाई हमने सारे इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन कर दी है, भाई कुछ साबित नहीं होता। फिर उसके बाद जो बहस होगी वो अपनी जगह। अच्छा, लेकिन आप एक कार्रवाई तो करें ना। अच्छा अकील अफजल साहब, आपने कहा कि रिवार्ड अपॉइंटमेंट हुई, वो कौन सा केस था जिसमें रिवार्ड अपॉइंटमेंट हुई? वो केस भी बता दें। देखिए, केस खसूसी अदालत परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने सदाए मौत सुनाई, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ एक जो शख्स थे, वो मैं तो शख्स ही कहूँगा उनको, वो जनाब दरख्वास्त जो अपना दायर कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में, और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उस खसूसी अदालत की तश्कील को ही मेरा ख़्याल से कमो बेश 3 से 5 साल खसूसी अदालत चलती रही है। 5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट को ये याद आ गया कि भाईजान ये जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो ट्रायल हो रहा था, ये तो कोर्ट ही गलत बन गई थी, ये कोर्ट आइनी तौर पर बनी ही नहीं थी। तो वो 5 साल बाद उस कोर्ट को उड़ा दिया गया। और अच्छा दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला आया
उसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ ने फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, यानी कि वो मोअज़्ज़ज़ जय साहब मुतमिन हैं थे या नहीं थे, जिसके हक़ में फ़ैसला आया वो भी मुतमिन नहीं था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी कि भाई मेरी जो है यहाँ पर भी अपील सुन लें आप डायरेक्ट। हालांकि उनको तो वो फ़ैसला लेके बैठ जाना चाहिए था कि भाई वो कोर्ट ही ख़त्म होगी, बस मेरा केस ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, आपने अकील भाई की बातें सुनी और अफजल जावेद भाई की बातें सुनी। हम रवाना हुए थे जो है CCPO लाहौर केस से और जाके हम पहुँचे परवेज़ मुशर्रफ के केस तक। यकीनन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में जिस तरह इस केस में हुआ कि केस था तबादले का और फिर जो है अज़ खुद नोटिस लिया गया, 2 जजेस जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से, और उस पर भी जो है 5 से 6 दिन के बाद जो है लंबी तवील समातें भी और उस पर फ़ैसला सुनाया गया। ये सब कुछ होता रहा और आज जब उस केस का फ़ैसला आया तो दरख्वास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप दरख्वास्त वापस ले लें, नहीं लेते हैं तो फिर हम ऑर्डर कर देंगे। और यकीनन जो आबिद ज़ुबैरी हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं और वकील थे उनके दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने अपनी दरख्वास्त बहालत मजबूरी वापस ले ली और आज इस केस का भी इख्तिताम हुआ। यकीनन इस केस में भी यही हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।